हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के कॉल्स आए थे, सर लेक्चर काफ़ी छोटा है। लेक्चर काफ़ी छोटा है बेटे, छोटा नहीं, मैं तो लेक्चर 1.5 घंटे का बनाऊंगा। बस आप थोड़ा सा लाइन पर लग जाइए, आप पेशेंस बनाइए, आप पढ़ने की रूटीन को बना लीजिए, अपने शेड्यूल को बना लीजिए, आप ऑब्जर्व करना सीख जाइए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा, लेक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, और रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़ते 1 घंटा है, यदि पढ़ते आप 1 घंटा है, तो आपका कम से कम 20 मिनट आपका रिवीजन जरूरी है। और ये 1 घंटे की पढ़ाई आप इतनी संकुचित करके ले आइए कि 5 मिनट में, जितना हमने 1 घंटे में पढ़ाया है, 5 मिनट में आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कैसे 5 मिनट में क्लियर होंगी, मैं सिखाता हूं आपको आज। आइए देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम भूगोल सब्जेक्ट को लेकर चले थे आपके लिए। किसके लिए? भूगोल सब्जेक्ट को। और भूगोल सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? भूगोल सब्जेक्ट में सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था। जियोमॉर्फोलॉजी, ये जियोमॉर्फोलॉजी है। लेकिन इससे पहले हमने क्या जान लिया? इससे पहले हमने ज्योग्राफी शब्द को जान लिया। तो ज्योग्राफी शब्द में जियो जो है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है द अर्थ। क्या बताया था? द अर्थ, ठीक है। और ग्राफी का मतलब टू स्टडी, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम पृथ्वी के बारे में स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस बात को बताने वाले कौन थे? इस बात को बताने वाले एरिस्टोथेनीज साहब थे, और उन्होंने 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनका एक शोध पत्र आया था, जिसमें इस बात को एडमिट कर लिया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन थे? तो एरिस्टोथेनीज साहब थे। कब इनकी बात को एक्सेप्ट किया गया है? 2010 में। कहां पर? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो वो है आपका अमेरिका में, ठीक है। हमने वो वीडियो स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपको अमेरिका कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, ब्रुसेल्स कहाँ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के विषय में। अब यहाँ पे जियोग्राफी शब्द को समझने के पश्चात अगली हमारा पहला लेक्चर बना, सेकंड पॉइंट हमारा भूगोल का क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। और लेक्चर क्या है? लेक्चर फर्स्ट है। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने जियोमॉर्फोलॉजी को समझा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जियो को तो समझने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। जियो का मतलब द अर्थ, और मार्फो का मतलब होता है आकृति। आकृति यानी कि भूमि की आकृति के विषय में, ठीक है, जानेंगे। और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी करेंगे भाई, स्टडी करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। स्टडी करेंगे कैसे? क्रमबद्ध तरीके से। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी को जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने इसकी आपको क्या कराई थी? इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि की आकृति, इसकी संरचना, इसकी क्रियाएं क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से तो आप फैमिलियर हैं, लेकिन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक से आप फैमिलियर नहीं है। उससे मैं आपको आज इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। आप उससे भी क्या हो जाएंगे? फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। उससे भी क्या हो जाएंगे? फैमिलियर हो जाएंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहला टॉपिक हमने लिया क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी को हमने दो भागों में पढ़ा, ऊपरी भाग और आंतरिक भाग। तो ऊपरी भाग में हमने आपको बताया था प्राथमिक प्रकार के चर्च, द्वितीय प्रकार के चर्च और तृतीय प्रकार के चर्च। सबसे पहले क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। महाद्वीप और महासागर बने। फिर क्या है? फिर हमारा पर्वत, पठार, मैदान, ये बने। फिर नदी, अपर्दन और अपक्षय की बात हमने की थी। तो तृतीय प्रकार के चर्च कंप्लीट हुआ। अब यदि हम आंतरिक प्रकार के भाग में आते हैं, तो आंतरिक रूप में हम पृथ्वी को देखते हैं तो दो प्रकार में देखते हैं, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, एक प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो हमने बताया था जो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर एक आपको इस प्रकार का डायग्राम बताया था, और जो आपका अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने इस प्रकार का डायग्राम बता दिया था। तो यहां से इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, यहां से इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, यहां से इसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये क्या है? ये क्रस्ट है, और ये बीच का पोर्शन क्या है? मेंटल है, और ये क्या है? ये कोर है, ठीक है। यहां पर क्या है? सिलिकॉन, यहां पर क्या है? सिलिकॉन
और एल्यूमिनियम तत्व क्या दिखता है। यदि लिथोस्फीयर की बात करें तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तो है ही, साथ साथ में क्या होता है, ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता हो जाती है। यदि मेंटल की बात करें तो सब कुछ क्या है, सब कुछ लिक्विड फॉर्म में है, सब कुछ क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ क्या है, सब कुछ पिघल चुका है, तो ये मेग्मा रूप में जाना जाता है। और जब बाहर आएगा तब हम ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़ेंगे कि यही क्या होता है, यही लावा बन जाता है। इसी से मुंबई की जो भूमि है, हमारी महाराष्ट्र की जो भूमि है, वो इसी से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोर। ये क्या है, कोर, ये आंतरिक भाग है। यहाँ पर इसको गुरु परत भी कहते हैं, यहाँ पर इसको गुरु परत भी कहते हैं। तो ये पोर्शन क्या है, लिथोस्फीयर का है, आपने जाना था सबसे मजबूत है। एस्टेनोस्फीयर क्या है, दुर्बल परत कही जाती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व का दिखता है। यदि गुरु परत की बात करेंगे या हम कोर की बात करेंगे तो यहाँ निकिल और फेरस की अधिकता है। इतना मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कण है, ये क्या है, ये काफी दूर दूर हैं, ये काफी क्या है, दूर दूर है। और यहाँ पर जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे अंदर की परतों में, तो कण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सघनता की ओर बढ़ते जाएंगे, जिससे पृथ्वी को हम इंटरनल रूप में देखें तो इंटरनल रूप में हम पृथ्वी को कितने पार्टों में देखेंगे, इंटरनल रूप में हम पृथ्वी को 3 पार्ट में देखेंगे। ये ऊपर का पार्ट, ये बीच का पार्ट रेड वाला, और ये क्या व्हाइट वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रस्ट हो जाएगी, ये मेंटल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कोर हो जाएगी। ये बड़ी तेजी से स्पिन करेगा, ये क्या करेगा, बड़ी तेजी से स्पिन करेगा। अब ये कंफ्यूजन मत हो जाना, ये कंफ्यूजन मत हो जाना, बड़ी तेजी से स्पिन क्यों करेगा, अरे सर बड़ी तेजी से तो स्पिन ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है, कम है, इसलिए क्या है, ये कम गति से स्पिन होगी। और ये रेड वाला पार्ट जो है, ये ऊपर की परत की अपेक्षा ये थोड़ा तेज गति से, मध्यम गति से स्पिन होगी। और ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है, जिसे हम गुरु परत कहते हैं, जिसे हम कोर कहते हैं, ये टेम्परेचर और घनत्व के कारण बहुत तेजी से स्पिन करेगा। तो यहां से गति और ऊर्जा वाला टॉपिक क्लियर हुआ। लास्ट हमने देखा था डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। तो असंबद्धता में हमने क्या देखा, डिसकंटिन्यूटी, जब भी हमारी कंटिन्यूटी, जब भी हमारी निरंतरता क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी। और इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को भूगोल की भाषा में, हिंदी में क्या कह रहे हैं, असंबद्धता कह रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, आप अब इस बात को इंग्लिश के माध्यम से आपने समझा। और यहाँ पर हमने देखा था क्या, यहाँ पर हमने देखा था कि यदि पृथ्वी को, यदि समस्त पृथ्वी को हम क्या देखें, समस्त पृथ्वी को हम 3 प्रकार की परतों में तो पहले बांट चुके हैं, लेकिन असंबद्धता के आधार पर जब किसी परत के गुण अन्य परत में विद्यमान हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, IUCD के अनुसार उसे कहेंगे संक्रमित परत, असंबद्धता। तो यदि ये संक्रमित परत बनी है, यदि क्या बन गई है, ये रेड वाली संक्रमित परत बन गई है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पोर्शन असंबद्धता कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, कोन, क्या बताया था, कोन मोह में, कोन मोह में रपटा, गुट बना के किसके, लेह मन के। ठीक है, जिसके मन में लेह यानी कि प्रेम की लहर चल रही है। ठीक है, तो कौन रपटा, वही रपटेगा जो रपटना चाहता है, जो रपटना चाहता है, जो अपने टारगेट से क्या है, इतर है, जो क्या है, जो 12th के बाद की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ठीक है, जिसे टारगेट बना लिया है, जिसने जॉब के लिए टारगेट बना लिया है। 2024 में बहुत सारी मतलब चुनाव हैं, और 2023 क्या है, वैकेंसियों की बम्पर बौछार करने वाला है। तो यदि आपको क्या करना है, यदि आपको भी कोई आपने जॉब सेट कर रखी है, तो क्या करेंगे, आप इसी तरीके से रिवीजन करते हुए चलेंगे और मोह में नहीं रखेंगे। तो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोहलिक डिस्कंटिन्यूटी और रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना टाइम लगा मुझे आपको समझाते हुए रिवीजन करने के लिए, इससे भी आधे टाइम में क्या हो सकता है, आप एक बार अपने नोट्स को देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप रिवीजन करते रहिए। कोर्स खत्म करने की गारंटी क्या है, वो मेरी है, लेकिन कोर्स खत्म नहीं करना,
कोर्स खत्म नहीं करना, कोर्स को ऑब्जर्व करना है और 2023 में हमें क्या लेना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। जीएस की गारंटी मेरी है, आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। आज का जो टॉपिक है क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्या है, प्लेटों की खिसकने से संबंधित है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि प्लेट क्या होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेट क्या है। सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं कि प्लेट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक। कई बार ये शब्द आपको देखने को मिल चुका है, प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन ये क्या है, ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन क्या है, इसका हिंदी वर्जन क्या है, विवर्तनिकी। विवर्तनिकी। मैं कई बार कहता हूँ इंग्लिश में चीजें आसान हो जाती हैं कई बार, तो यही तो लिखा था मैंने, प्लेट टेक्टोनिक, PL, प्लेट टेक्टोनिक। तो आप विवर्तनिकी से क्या समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं। विवर्तनिकी से क्या समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्लेट से कुछ तो बातें समझ में आई। हाँ, प्लेट जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम लड्डू रख के खाते हैं, जिसमें हम लड्डू रख के खाते हैं। हाँ, ये वही लड्डू है। पृथ्वी भी क्या है, एक प्रकार का लड्डू ही तो है। आपने जाना है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन आपको ये भी पता चल गया होगा कि पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है। पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोइड शेप है। आ गया ना पहला लेक्चर। ठीक है, तो यदि हम प्लेट की बात करेंगे, तो देखिए यहां पर यदि मैं एक चित्र बनाऊं, और यहां पर क्या कर दूं, यहां पर हम पर्वत बना दें, यहां पर हम क्या पठार बना दें, और यहां पर कुछ वृक्ष बना दें, और यहां पर क्या है, यहां पर हम किसी सोनू को बना दें। यदि हम किसी सोनू को मेंशन कर दें, यहाँ राहुल को मेंशन कर दें, किसी सोनू को मेंशन कर दें, किसी राहुल को मेंशन कर दें, और यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर एक सोनिका, यहाँ पर क्या कर दिया, एक सोनिया को हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इनके एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए ये क्या है, वृक्ष है। तो इस प्रकार से आपको भूखंड मिलता है। लेकिन ये कहीं कहीं देखते हैं, कहीं तो क्या है, कहीं पर पानी भरा रहता है। जो गहरा स्थान है क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक भूगोलविद हुए हैं, कौन, वो हुए विल्सन साहब। ठीक है, तो विल्सन साहब ने क्या कहा कि जहां पर पानी भरा हुआ है भाई, ये क्या है, ये जलीय भाग है। ये क्या है, ये जलीय भाग है। और जहां पर ये पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल व्यक्ति रहते हैं मोस्टली, ये क्या है, ये आपका स्थलीय भाग है। ये क्या है, स्थलीय भाग है। और इन्होंने इतना ही नहीं, इसको क्या कह दिया, स्थलीय प्लेट कह दिया, इसको क्या कह दिया, जलीय प्लेट कह दिया। ठीक है, ये जलीय भाग था तो इसको क्या कह दिया, जलीय प्लेट कह दिया। और इन्होंने विश्लेषण के आधार पर पाया कि ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पृथ्वी पर ज्यादा है, ये वाला पोर्शन पृथ्वी पर ज्यादा है। इसको क्या कह सकते हैं, ये 71% पोर्शन है। ये कितना है, 71% है। तो ये कितना बचा, ये 29% है। आप कई बार याद कर चुके हैं, आप कई बार रट के फेंक दिया आपने। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ये 71% पार्ट किसने बताया है, तो क्या हो जाएगा, मामला गुल हो जाएगा। तो आप कोर्स की चिंता मत कीजिए, आप बस क्या है, आप बने रहिए और सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आप संभाल जाइए। ठीक है, लेक्चर तो आपको एक दिन में दो मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑब्जर्व करना तो सीख जाइए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे मैं चलना सिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दौड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दौड़ेंगे, उड़ोगे भी, लेकिन क्या है, आप पहले अपने पंखों को मजबूत तो कर लो, अपने पैरों में जान तो डाल लो। चलिए, तो बात करते हैं हम क्या, तो विल्सन साहब ने क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में हम समझ रहे हैं ये जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, तो कई बार हमें प्लेट शब्द सुनने को मिल रहा था, लेकिन हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक और हिंदी में कहा है विवर्तनिकी।
तो विवर्तनिक का मतलब होता है क्या है, खिसकना। विवर्तनिक का क्या होता है, खिसकना। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लेट शब्द आया कहाँ से। तो प्लेट शब्द देने वाले कौन थे, एक साहब थे, कौन, विलियन। ठीक है, तो विलियन साहब ने ये कहा कि समस्त पृथ्वी को यदि देखें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्या है जलीय भाग और एक क्या है स्थलीय भाग। लेकिन ये एक नहीं है, ये जो जलीय भाग है, यदि हम एक नॉर्मल सी जनरल सी कैलकुलेशन करें, यदि ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के एक हिस्से में क्या है, ये स्थलखंड है, एक हिस्से में स्थलखंड है, बाकी क्या है, बाकी तीन हिस्से में ये जल भरा हुआ है भाई, ये जल भरा हुआ है। तो जल्दी से इस चित्र को बनाइए आप, और उसके बाद इन्हीं बातों को क्या कर देते हैं, इन्हीं बातों को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, मेंशन कीजिए। हो गया, ठीक है। ये विलियन नहीं, ये विल्सन है। कौन है, विल्सन। ठीक है, तो नीचे लिखिए, सर्वप्रथम विल्सन नामक भूगोलवेत्ता ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। विल्सन नामक भूगोलवेत्ता ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर, अब पृथ्वी का मतलब क्या है, हम तो ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं ना, तो संपूर्ण पृथ्वी पर अर्थात लिथोस्फीयर पर 71% जलीय भाग है, जबकि 29% स्थलीय भाग है, 29% स्थलीय भाग है, जिसमें क्रमशः द्वीप, ट्रेंच आदि तथा पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल हैं। ठीक है भाई, जलीय भाग में क्या होगा, द्वीप होगा, टापू टाइप की चीज जो होता है, जैसे ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से उठी हुई राशि है और जल से आच्छादित है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रेंच कहलाएगा। ठीक है, तो नोट हो गया, ये बात होगी किसकी, ये विल्सन साहब की बात होगी। तो हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे 71% वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे, 71% वाला कॉन्सेप्ट विल्सन साहब लेकर आए थे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नीचे अलग से डालिए नोट करके, टेक्टोनिक, नीचे डालिए टेक्टोनिक, टेक्टोनिक अर्थात विवर्तनिकी का तात्पर्य है खिसकना है, खिसकना है, जिसका संबंध प्लेटों के मध्य संचलन से है। अगले से लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लेटें आपस में एक वर्ष में औसतन 2 से 5 सेंटीमीटर खिसक जाती हैं। प्लेटें आपस में एक वर्ष में 2 से 5 सेंटीमीटर खिसक जाती हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना है, मैं आपको पहले क्या पढ़ा चुका हूं, मैं पहले आपको असंबद्धता को पढ़ा चुका हूं, पृथ्वी की गति और ऊर्जा वाला टॉपिक करा चुका हूं। तो अब ये क्या होगा,
क्यों खिसकेंगी? अरे भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी। तो वो क्या है, जब वो रिलीज होगी तो क्या है, पृथ्वी को क्या कर देगी, पृथ्वी को फाड़ देगी, यानी कि उसको अपर्दित कर देगी। ठीक है, उसको क्या कर देगी, अपर्दित कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप जल्दी से इसमें। अब यदि हम इस प्रकार से प्लेटों के खिसकने से संबंधित बातें करेंगे, पृथ्वी के निर्माण कार्य की बात करेंगे, तो ये बात कब होती है, कार्बोक्सिक फेरेजेस में, कार्बोक्सिक फेरेजेस में। तो हमने आपको जो पृथ्वी टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था क्या, उसने बताया था कि सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने। आज इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से हम और विस्तार से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने, महाद्वीप और महासागर बने। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके थे कि क्या, इस चैप्टर में हम भू आकृति, संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। वहां हमने लिखवाया था ब्रैकेट में कि क्रियाएं क्या होंगी, प्लेट टेक्टोनिक होगी, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगा। तो आज हम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें महाद्वीप और महासागर के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे महाद्वीप और महासागर बने। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिक फेरेसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिक फेरेसेस की। तो कार्बोक्सिक फेरेसेस में क्या था, जो पृथ्वी थी, जो संपूर्ण पृथ्वी थी, तो पृथ्वी क्या थी, एक ही, ना कोई महाद्वीप था ना कोई महासागर था। आज की डेट में यदि हम देखते हैं कितने महाद्वीप हैं, आज ही हमने आपको एक नई क्लास स्टार्ट कराई है और वो आपको लगभग 10 से 15 क्लास में कवर करेंगे। पूरे संसार के आपको देश क्लियर हो जाएंगे, आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है, और वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो आपकी क्लास को और अच्छी तरीके से समझने के लिए है। क्योंकि कल ही क्या है, कल ही ब्रुसेल्स आया था, और ब्रुसेल्स में आप कंफ्यूजन हो गए होंगे कि ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। तो इन सब से रूबरू कराने के लिए मैंने आपको वो वीडियो बना दिया है, आप उसे अच्छी तरीके से देख लेना। 10 से 15 दिन में सारे संसार के देश आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे आपके पड़ोस का गांव। ठीक है, तो जब मार्केट में जाते हैं, संसार का नक्शा खरीदते हैं, तो वहां देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 बड़े भूखंडों को देखते हैं। ठीक है, और जहां हम रहते हैं वो क्या है, एशिया महाद्वीप है। आज मैंने एशिया महाद्वीप की ही तो देश आपको क्लियर कराए हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे आप समझ संसार के महाद्वीपों के देश क्लियर कर लेंगे। आज स्टार्टिंग हुई है एशिया महाद्वीप की। आज आप उस वीडियो को देख लेना, इग्नोर बिल्कुल मत करना। इग्नोर करोगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे, इग्नोर करोगे तो अपना ही क्या है, अपनी ही समझ आपकी क्या उलझे रह जाओगे। इस उलझन से बचने के लिए ही मैंने वो वीडियो आपको अलग से बना कर दिया है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं स्टार्टिंग की बात की, कार्बोक्सिक फेरेजेस की। किसकी, कार्बोक्सिक फेरेजेस की। तो यहां पर क्या है, यहां पर जैसे अभी आपने क्या है, अभी आपने विल्सन साहब की बातों को देखा कि प्लेट। ठीक है, तो समस्त पृथ्वी पर पहले क्या था, समस्त पृथ्वी पर पहले एक ही महाद्वीप था। आज 7 भूखंड हैं, पहले एक ही महाद्वीप था, उसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। और जो जल वाला पोर्शन था उसको कहते थे पैंथालासा, पैंथालासा। आप कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सर ने ऊपर तो इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। बेटे इसका भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल, और थालसा का मतलब होता है जल। संपूर्ण जलखंड को, संपूर्ण जलखंड को क्या कह रहे हैं, पैंथालासा कह रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या हो गया, पैन। तो इसको इंग्लिश में लिखो, सब इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पैंजिया। तो पैन का मतलब क्या होता है ऑल, और जिया का मतलब तो आपको पहले बता चुका हूं, द अर्थ। क्या है, भूमि। यानी कि यहाँ पर संपूर्ण भूखंड को क्या करते थे, पैंजिया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप था, ये क्या था, सबसे बड़ा महाद्वीप था। और ये पैंथालासा क्या है, सबसे बड़ा महासागर था।
आज क्या हो रहा है, आज 5 बड़े महासागर हैं, आज 5 बड़े महासागर हैं। ये दोनों तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है, ऊपर की तरफ क्या है, आर्कटिक महासागर है, और हिंदुस्तान के ठीक नीचे हिंद महासागर है। और ये जो 7वां महाद्वीप है, ये जलखंड और भूखंड दोनों में काउंट होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो भूखंड है और 1, ठीक है, ये सब क्या है, ये दोनों एक ही जलराशि के नाम से जानी जाती है। प्रशांत महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और ये चौथा यहाँ पर है, चौथा अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये क्या है, ये आपका चौथे नंबर का ये अटलांटिक महासागर है। और ये क्या है, ये आपका ये अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। ये आपका कौन सा नंबर हो गया, ये 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आज जब हम संसार का नक्शा देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो 7 बड़े भूखंड हैं और 5 बड़ी जलराशि हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। जब पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, इसे कहते थे कार्बोक्सिक फेरस एज, कार्बोक्सिक फेरस, कार्बोक्सिक फेरस युग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक वैज्ञानिक हुए हैं, कौन, वैगनर साहब। वैगनर साहब ने, कौन, अल्फ्रेड वैगनर, कौन हुए, अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कार्बोक्सिलिक फेरस एज में, कार्बोक्सिलिक फेरस युग में समस्त महाद्वीप जो वो सौम्यावस्था में थे, वो जुड़े हुए थे, और उस जुड़ी हुई अवस्था को क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे, ठीक है। और समस्त जलराशि को क्या कहते थे, पैंथालासा, ठीक है। अब आंतरिक कारणों के कारण, आंतरिक कारण आपको पता चल चुके हैं। पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है वो अलग गति से स्पिन करता है, जो मध्यम भाग है वो अलग गति से स्पिन करता है। तो कहीं ना कहीं तो जियोथर्मल एनर्जी निकलेगी। अब वो यदि इसको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है तो क्या करेगी, वो अर्थ को फाड़ देगी, अर्थ को अपर्दित कर देगी, ठीक है। और सबसे पहले जब पैंजिया और पैंथालासा क्या हुए, अपर्दित हुए, तो अपर्दित होने के पश्चात ये क्या कर रहे हैं, अपर्दित होने के पश्चात ये यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग। तो ऊपर के भाग को क्या कह रहे हैं, ऊपर के भाग को अंगारा लैंड कह रहे हैं, अंगारा लैंड कह रहे हैं, और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कह रहे हैं, गोंडवाना लैंड कह रहे हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना अंगारा लैंड से ही क्या हुआ, अंगारा लैंड से 1 2 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और गोंडवाना लैंड से 1 2 3 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने सबसे पहले इस बात को बताया, और ये सारी बातें यानी कि जमीन के खिसकने से संबंधित बातें, महाद्वीपों के बनने से संबंधित बातें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस अपने टॉपिक को नाम दिया है क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यही आज का हमारा क्या है, यही लेक्चर है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे सारी बातों को। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप टॉपिक डालिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्टिनेंटल, CONTINENTAL, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो डैश लगाकर इसमें लिखेंगे अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीप के खिसकने से संबंधित, महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी हमें 1912 में दी, कुछ जानकारी उन्होंने 1912 में दी। उनकी इस जानकारी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला लिखें, इन्होंने बताया जब सभी महाद्वीप
जुड़ी हुई अवस्था में थे, जब सभी महाद्वीप जुड़ी हुई अवस्था में थे, उस जुड़ी हुई अवस्था को सौम्य अवस्था कहा गया। उस जुड़ी हुई अवस्था को सौम्य अवस्था कहा गया, जिसे लैटिन भाषा में, क्योंकि वैगनर साहब क्या थे, वैगनर साहब लैटिन भाषी थे, ठीक है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनमें सब में मोस्टली क्या चलती है, लैटिन भाषा चलती है, जिसे लैटिन भाषा में पेंजिया, जिसे लैटिन भाषा में पेंजिया, जिसे लैटिन भाषा में पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया का तात्पर्य है, पेंजिया का तात्पर्य है संपूर्ण भूमि, संपूर्ण भूमि, ठीक है। जबकि इसी भूमि के निम्न क्षेत्र में चारों ओर जल भरा हुआ था, चारों ओर जल भरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पैंथालासा, पैंथालासा, जिसे पैंथालासा कहा गया। ये वाला पोर्शन है ना, जिसका तात्पर्य है संपूर्ण जल राशि, संपूर्ण जल राशि, ठीक है। अब इसके नीचे आप ये वाला चित्र बना लीजिए, अब इसके नीचे आप ये वाला चित्र बना लीजिए, केवल ये वाला, इतना पोर्शन आप बना लीजिए जल्दी से। तो ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है कार्बोक्सिलिक फेरेसेस की, तो आप इसे भी लिख लीजिए। ठीक है। अब अगला से लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को निष्कासित होने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को अर्थात भूतापीय ऊर्जा को निष्कासित होने के लिए जब कहीं स्थान नहीं मिला तो उसने क्या किया? तो उसने पृथ्वी को अपरदित कर दिया, पृथ्वी को अपरदित कर दिया, और यह दो भागों में विभक्त हो गई, और यह दो भागों में विभक्त हो गई, ठीक है। डैश लगा के इस डायग्राम को आप बना देंगे, इस डायग्राम को आप बना देंगे, और इसे लिखेंगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, इसे लिखेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच की जो राशि है इसे आप लिख देंगे टैथिस सागर। ये क्या है? टैथिस सागर, ठीक है। अब अगले से लिखेंगे कालांतर में अंगारा लैंड से तीन महाद्वीप, कालांतर में अंगारा लैंड से तीन महाद्वीप, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशनिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है, जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब यहां पर आप इसी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्या है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और यहां पर गोंडवाना लैंड से क्या बना? ये दक्षिण अमेरिका, और क्या बना? अफ्रीका, और ये आपका ओशनिया, जिसे आप ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ओशनिया महाद्वीप, ठीक है। ओशनिया और अंटार्कटिका, कौन लगाएंगे? अंटार्कटिका,
ठीक है, जल्दी से इस चित्र को मेंशन कर लीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, अब नीचे लिखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इनकी थ्योरी की बात करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लिखेंगे डैश लगा के। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया, 1912 में दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पेंजिया आंतरिक क्रियाओं के कारण दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तर के भाग को अंगारालैंड या लॉरेंशिया, कहा जाता है। इसी से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जबकि नीचे के भाग को, दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा गया है और गोंडवाना से ही आधुनिक रूप में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत में आगे लिखेंगे अगले लाइन से। अंगारालैंड और गोंडवाना के मध्य के छिछली जलराशि को या छिछले सागर को तैतीस सागर कहा जाता है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में क्या बात दी गई है? इनके सिद्धांत में कैसे एक सबसे बड़े महाद्वीप से क्या हो गया, एक सबसे बड़े महाद्वीप से अंगारालैंड और गोंडवाना दो बड़े महाद्वीप बने हैं। ठीक है, दो भागों में विभक्त हो गया और ये अंगारालैंड ही अब क्या है, अब आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये क्या देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप और ये क्या है, ये आप एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप और नीचे का पोर्शन क्या है, ये अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, तो ये ऊपर का पोर्शन क्या है, ये सब अंगारालैंड है और नीचे का पोर्शन चारों क्या है, वो गोंडवाना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो इसमें एक नीचे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखिए, नीचे लिखिए, देखिए अब ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया थमी नहीं है, ये प्रक्रिया चलती रही, ये प्रक्रिया आगे भी चलती रही है, अब भी चल रही है। ये जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। इसका नीचे का पोर्शन जो प्रायद्वीप भारत है, तो नीचे नोट करके लिख लीजिए, आप नीचे नोट करके लिखिए, भारत राजनीतिक रूप से तो एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत राजनीतिक रूप से तो एशिया महाद्वीप का भाग है, जबकि प्राकृतिक रूप से यह गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने कॉल की थी कि लेक्चर के पीरियड को लेकर, लेक्चर का सेशन क्या है वो कम है, तो कम मैंने जानबूझ के किया है। वो किस लिए, ताकि आप एक बार लाइन पे लग जाओ, रिवीजन की लाइन पे लग जाओ, आप अच्छी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर जाओ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।